are going to do challenges to nation building part 2. So the topic with which we are going to start today is integration of princely states. So what were these princely states? Actually जब हमारा जो ब्रिटिशर्स थे जब उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया तो वो दो तरीके से रूल करते थे। एक तो डायरेक्ट रूल जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली कंट्रोल करते थे पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एरिया को ऑफ इंडिया, या फिर उन लोगों ने अपने प्रिंसेस बैठाए हुए थे, मतलब कुछ राजा लोग थे जो कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को क्या करते थे, रूल करते थे। और यहाँ पे इन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर हमारे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल नहीं होता था। इंडिया के अंदर टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि अब लीगली इंडिपेंडेंट हो गई थी आफ्टर द पार्टीशन या फिर आफ्टर एंड ऑफ कॉलोनियल रूल। अब जब ब्रिटिशर्स गए तो उन्होंने सीधा सीधा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी दे टोल्ड कि दीज प्रिंसली स्टेट्स वर नाउ फ्री, दे कुड ईदर जॉइन पाकिस्तान और इंडिया, दे वर इंडिपेंडेंट, इट वाज देयर विश कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो अगर एक इंडिया जो कि हमारा आज इंडियन स्टेट है, वो इंडिया एरिया को अगर हम 565 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड कर दें और एक हमारा इंडिया आज 565 कंट्रीज में बट गया तो क्या क्या परेशानी आएंगी। देखो सिक्योरिटी रीजन तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो ही जाते और एक पूरा इंडिया कितने छोटे छोटे पार्ट्स में बट जाता, हमारा इंडिया टूट जाता। तो यही प्रॉब्लम थी जो इंडिया को फेस करनी पड़ी आफ्टर पार्टीशन या आफ्टर एंड ऑफ कॉलोनियल रूल। हमारे जो रूलर्स थे जैसे रूलर ऑफ त्रवणकोर, इन्होंने तो सीधा सीधा बोल दिया कि हम तो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे एंड वी विल नॉट बी इंटीग्रेटेड टू इंडिया। वहीं पे जो निजाम थे हैदराबाद के, उन्होंने भी सिमिलर अनाउंसमेंट कर दी आफ्टर वेरी नेक्स्ट डे जब त्रवणकोर के रूलर ने ये अनाउंस किया। और भोपाल के नवाब ने भी ये चीज क्लियर कर दी थी कि वो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं होंगे और वो क्या करेंगे, अपनी एक अलग कंट्री बनाएंगे। अब ये प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंस के बाद अगर इंडिया में शामिल नहीं होती, दे वुड नॉट इनकॉर्पोरेट इन इंडिया, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल कंट्रीज। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि इंडिया के गवर्नमेंट फेस करी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे रूलर्स ने बहुत ज्यादा क्या किया, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि वो सारी प्रिंसली स्टेट्स को क्या कर पाए, इंटीग्रेट कर पाए। सो लेट अस सी कि आगे हुआ क्या। अंडर द माउंटबेटन प्लान जो प्रिंसली स्टेट थी, ये तो हमें पता चल गया कि वो फ्री हो गई थी, या तो वो इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को ज्वाइन करें। ये सारे आपके क्या हैं, प्रिंसली स्टेट्स के रूलर हैं। अब हमारे सरदार पटेल जो कि उस टाइम के क्या थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और होम मिनिस्टर भी थे, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आफ्टर टू इनकॉर्पोरेट वेरियस प्रिंसली स्टेट्स टू इंडिया। इन्होंने नेगोशिएट किया, इन हर एक रूलर के पास गए, 565 रूलर्स के पास गए और उनके साथ क्या किया, साइन करवाया एक प्लान जिसके अंदर वो लोग क्या कर रहे थे, इंडिया के अंदर आने के लिए तैयार हो गए, इनकॉर्पोरेट होने के लिए तैयार हो गए। ये क्या था, डिप्लोमेटिक वे तरीके से उन्होंने किया था और ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क था। क्यों, आप खुद सोच के देखो, जो आज का आपका उड़ीसा है वो 26 स्टेट्स में डिवाइड था। मतलब अगर उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उड़ीसा के लोगों को जाके, उड़ीसा के प्रिंसली स्टेट्स को या प्रिंस को जाके नहीं मनाया होता तो आज हमारा उड़ीसा 26 कंट्रीज में डिवाइड हो गया होता। वहीं पे सौराष्ट्र रीजन जो है आपके गुजरात का, वो भी उसके अंदर भी 14 बिग स्टेट्स थी और 119 स्मॉल स्टेट्स थी। तो आप सोच के देखो कि आज का आपका सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात जो है वो क्या क्या बन जाता, बहुत बड़ी बड़ी 14 कंट्रीज या फिर 119 स्मॉल कंट्रीज में डिवाइड हो जाता। हमारा इंडिया कितना डिवीजन में आ जाता। ये सिर्फ हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ही पॉसिबल हो पाया कि आज इंडिया क्या है, एक यूनाइटेड एंड डाइवर्सिटी को इनकॉर्पोरेट करके आज भी साथ चल रहा है। अब हमारी गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी, जब वो लोग क्या करने लगे, इनकॉर्पोरेट करने लगे, इंटीग्रेशन करने लगे, तो उन्होंने क्या सोचा, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, किस अप्रोच के थ्रू वो चल रहे थे। सबसे पहला तो ये था कि उन्होंने एक माइंड को क्लियर कर लिया कि जो सारी प्रिंसली स्टेट्स हैं ये भी क्या बनना चाहती है, इंडियन यूनियन का ही पार्ट बनना चाहती है, वो नहीं चाहती कि हम पाकिस्तान के पास चले जाएं। सेकंड, वो लोग प्रिपेयर थे, उन लोगों ने प्रॉमिस कर दिया सारे प्रिंसेस को कि ये हम लोग थोड़ी सी ऑटोनॉमी देंगे, क्या करने के लिए, आपकी कल्चर वगैरह को भी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। इसका मतलब ये था कि ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे। हमारी इंडियन स्टेट वो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी दे रहे थे इन पर्टिकुलर रीजन्स के लोगों को। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि आप सोचो, कोई भी बंदा जो बिल्कुल फ्री होगा एक अलग कंट्री बना सकता है, क्या वो किसी कंट्री में शामिल होना चाहेगा अगर आप उसको कोई पर्टिकुलर फ्रीडम नहीं दोगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इन लोगों ने, इन राजा को क्या किया, कुछ फ्रीडम थी, थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी, जिससे कि ये लोग क्या करें, इंडिया के अंदर आ जाएं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि पार्टीशन के बाद थोड़ी सी स्टेट्स की बाउंड्रीज हिल गई थी, पता नहीं था कौन सी स्टेट कहाँ है, क्योंकि सब कुछ तो डिवीजन हो चुका था। तो इन स्टेट्स की बाउंड्री, टेरिटोरियल बाउंड्रीज बनाना भी क्या था, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क।
ये सभी टास्क के अंदर इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और यही हमारे क्या थी, गवर्नमेंट की अप्रोच थी आफ्टर पार्टीशन टू फॉर्म द नेशन विच वॉज यूनाइटेड एंड अकोमोडेटेड। तो वो लोगों ने बाउंड्रीज को भी इसी तरीके से फॉर्म किया कि इंडिया कैसा रहे, यूनाइटेड रहे और एक साथ रहे और कोई भी डिवाइड ना हो जाए, कोई भी प्रिंसली स्टेट क्या हो जाए इंडिया से डिवाइड होकर दूसरे एक नया नेशन ना बना ले या फिर पाकिस्तान के साथ नहीं चली जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इंडिया क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगी। अब एक स्टेट जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो थी हैदराबाद। हैदराबाद जो थी वो सबसे बड़ी, इट वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट विच वॉज सराउंडेड बाय द इंडियन टेरिटरी। आप समझ के देखो, अगर हैदराबाद जो कि आज नीचे हमारा है, अगर ये बोल देता कि मुझे एक सेपरेट कंट्री बनना है तो कितनी प्रॉब्लम आ जाती इंडिया के अंदर, तो कितनी ज्यादा क्या कहते हैं सिक्योरिटी इश्यूज हो जाते हैं। और ये जो आपका पुराना हैदराबाद है वो आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश को कंबाइन करके थोड़ा थोड़ा बना हुआ था। यहाँ पे निजाम का टाइटल था, इसका मतलब निजाम का टाइटल ये फॉलो करते थे और ये जो निजाम थे रिचेस्ट मैन थे और बहुत पावरफुल थे अक्रॉस द होल ओवर वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये सबसे ज्यादा क्या थे, बहुत ज्यादा रिच थे और पावरफुल थे। इन्होंने 1947 के ईयर में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दैट ही इज नाउ इन इंडिया। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला था कि मैं इंडिया के अंदर क्या हो गया हूँ, शामिल हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया हूँ। बहुत सारे नेगोशिएशन हुए लेकिन कभी भी उन्होंने डायरेक्टली ये क्लेम नहीं किया कि आई एम अ पार्ट ऑफ इंडिया, हैदराबाद में। फाइनली जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको इंटरफेयर करना पड़ा रजाकास के अंदर। रजाकास कौन थे, ये एक ऐसी कम्युनिटी थी, कैसा ग्रुप था जो कि क्या करता था, मुस्लिम लोगों का कल्चर को प्रमोट करता, मुस्लिम लोगों को आगे बढ़ाता था, उनको यूनाइट करके रखता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे हैदराबाद में रहने वाले जो नॉन मुस्लिम थे, मतलब हिंदूज थे, उन लोगों के अगेंस्ट थे ये लोग, उनको बहुत ज्यादा उनके साथ क्या करते थे, वॉयलेशन करते थे। और वहीं पे कुछ ऐसे मुस्लिम जो कि इंडिया के अंदर क्या कहते हैं अपनी क्या कहते हैं हैदराबाद को बोलने को तैयार थे कि हम लोग इंडिया में चले जाते हैं, उनके भी अगेंस्ट चले गए थे। ये रजाकार आर्मी जो थी ये बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो गई थी, लड़ाई करने लगी थी। तो फाइनली इंडियन आर्मी ने क्या किया, निजाम का फोर्स का कंट्रोल लिया एंड इन सितंबर 1948 उन्होंने फाइनली क्या करा, हैदराबाद को फोर्सफुली अपने अंडर ले लिया और हैदराबाद फाइनली वाज इंटीग्रेटेड एंड वाज पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। अब जो सेकंड था वो था मणिपुर। मणिपुर में प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर एक महाराजा थे, ठीक है, उनको पब्लिक ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया कि आप जून 1948 में क्या करो, एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक इलेक्शंस को हेल्ड करवाओ। और फाइनली 1948 के अंदर क्या हुआ, हमारी ये जो मणिपुर की स्टेट थी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। मोनार्की का मतलब होता है राजा का रूल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, कि जो हमारा मोनार्क है, जो राजा है, वो किसके अंडर में रूल करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रूल करेंगे। और फाइनली जो मणिपुर थी वो फर्स्ट इंडियन स्टेट बन गई जिसने क्या करे थे, इलेक्शंस हेल्ड करे थे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इट बेसिकली मींस वेयर एवरीवन अबव 18 हैड राइट टू वोट। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया महाराजा ऑफ मणिपुर को टू फाइनली साइन अ मर्जर एग्रीमेंट इन 1949। इट मींस कि उन्होंने बोला कि आप क्या हो जाओ, इंडिया के अंदर ही शामिल हो जाओ, क्यों आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक अलग से बनानी है, एक अलग स्टेट बनानी है, एक अलग कंट्री बनानी है, हमारे साथ ही आ जाओ। और फाइनली प्रेशराइज करके क्या कर दिया उन्होंने, इंडिया के अंदर ही मणिपुर को इनकॉर्पोरेट कर लिया, अंदर ही उनका इंटीग्रेट कर लिया। तो ये कुछ स्टेट्स थी जहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टू इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। अगर ये नहीं होती तो सिक्योरिटी रीजन तो बहुत ज्यादा थे ही, जिस वजह से इंडिया को आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। दैट इज वाई वी से कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैड प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। मूविंग फर्दर हमें देखना है कि ओनली इंटीग्रेशन वाज नॉट ओनली द मेजर प्रॉब्लम, एक था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। जब हमारी ये जो स्टेट थी ये अलग हुई, जब क्या कहते हैं इंडिया पाकिस्तान के डिफरेंशिएशन आया, तो ये जो बाउंड्रीज बनी थी, मतलब आपकी जो अलग अलग स्टेट्स थी इनकी जो बाउंड्रीज थी देवर ऑन द बेसिस ऑफ कॉलोनियल रूल। जो हमारे ब्रिटिशर्स आए थे उन लोगों ने जिस तरीके से ये बाउंड्रीज बनाई थी उस तरीके से फॉर्म थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब हमारे जो नेशनल मूवमेंट्स हुए थे उसके अंदर इट हैज बीन प्रॉमिस्ड दैट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स देयर विल बी a reformation of the states after independence and partition. Our leaders felt that carving out states on the basis of language might help to be disruption and disintegration. उनको डर था कि अगर हम लोगों ने लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बना दी तो कहीं बाद में जाके ये लोग ये ना बोले कि हम लोग क्या कर देंगे, हम अलग देश बन जाएंगे, वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसलिए इन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप आउट कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोकल लीडर्स और पीपल, जो कॉमन पीपल थे, उनकी तरफ से इनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े क्योंकि उन लोगों ने डिमांड करी लिंग्विस्टिक बेसिस के फॉर्म पे एक स्टेट। आफ्टर वेरियस प्रोटेस्ट फाइनली जब फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारी स्टेट बनी, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करी थी, वो थी आंध्र प्रदेश, जो कि दिसंबर 1952 में बना था।
आंध्र प्रदेश बनने के बाद बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स ने क्या किया, बोलना शुरू कर दिया कि दैट वी आल्सो वांट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, और बहुत सारी ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज उनकी क्या हुआ, स्टेट्स कार्व आउट हो गई इंडिया में से। तो इंडिया ने 1953 के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जिसने क्या किया, बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया। एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई जिसने फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर क्या किया, सारी स्टेट्स की बाउंड्रीज को फिर से बनाया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और आपको बहुत जान के खुशी होगी कि ये जो पूरा प्रोसेस था ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। इंडिया ज्यादा यूनाइट हुआ, ना कि क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ। बहुत ज्यादा अच्छा एक्ट था। ऑन द बेसिस ऑफ इट दिस रिपोर्ट ऑफ 1953 फाइनली एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1956 के अंदर, जिसने क्या किया, बहुत सारी टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी और स्टेट बाउंड्रीज को फिर से री इनकॉर्पोरेट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिंग्विस्टिक स्टेट्स। आपकी बुक के लास्ट पेज पे एक बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स के ईयर बताए हुए। प्लीज आप उन लोगों को उस चीज को लर्न कर लीजिएगा, दे आर इंपॉर्टेंट, दे कैन कम इन 1 मार्कर क्वेश्चन। सो फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आई होप कि इट वाज यूजफुल फॉर यू, और वी विल सून मीट विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक यू, बाय।